हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं। काई स्क्वायर टेस्ट का ये लास्ट पार्ट है और इसमें आपको मैं कंटीजेंसी टेबल बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर आपने इससे पहले दोनों वीडियो में देखा कि जब डेटा सिंपल गिवन हो तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का डिफरेंस था। एक में हमने निकाला समीशन ऑफ ओ आई डिवाइडेड बाय एन, और सेकेंड वीडियो में हमने किया कि अगर डेटा बायनॉमियली या पॉइजन या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम वहां पर उस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए एक्सपेक्टेड निकालेंगे। लेकिन इस थर्ड वीडियो के अंदर हम लेने जा रहे हैं जब डेटा में टैबुलर फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन हो तब हम काम कैसे करते हैं और कंटीजेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ यूज होता है। जो सैंपल डेटा है वो टैबुलर फॉर्म में गिवन होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन होगा। तो ज़्यादा देखा जाए तो आपको 2x2 का ही टेबल दे दिया जाता है, 2 रोज 2 कॉलम। और ऐसे जहाँ टैबुलर फॉर्म में है वहाँ कंटीजेंसी टेबल फॉर्म होती है। और काई स्क्वायर टेस्ट जो आप यहाँ पर यूज करते हैं, ये आप फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास टेबल दी गई है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे कि वो एट्रीब्यूट आपस में रिलेटेड है या नहीं। सो बाय यूजिंग काई स्क्वायर वी कैन फाइंड वेदर और नॉट टू एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड। तो एट्रीब्यूट एसोसिएट हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, वो हम काई स्क्वायर की हेल्प से टेस्ट करते हैं। अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेते हैं? अगर p नंबर ऑफ रोज है और q नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा p-1 q-1। या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं, रो-1 या कॉलम-1। अब आता है कि देखिए यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग वही है सीखना, बाकी सारा पार्ट एज इट इज है। और काई स्क्वायर के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे सेम वही फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। तो बस यहाँ आप एक्सपेक्टेड निकालना सीखिए जब टेबल में डेटा गिवन हो। मान लीजिए टेबल दे दी गई ए बी सी डी। अब आपको जो भी टेबल दी जाती है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। मैंने एक टेबल बना ली ए बी सी डी। दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1। इसको मैं किसी और कलर से लिखती हूँ तो आपको क्लियर होगा। दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3 एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4। 2 रोज 2 कॉलम। आप क्या करें, सबसे पहले रो वाइज सम निकाल लें। तो रो वाइज सम आ गया a प्लस बी, सेकेंड रो का सम आ गया c प्लस डी। ये आपने निकाल लिए रो वाइज सम। इसी तरीके से अब आप कॉलम पर आए तो कॉलम वाइज सम निकालें। ये आपके पास a प्लस सी और ये आपके पास आ गया b प्लस डी। इसके बाद आप इसका टोटल निकालें। तो टोटल सम क्या आ जाएगा? तो रो कॉलम सबको ऐड कर दें, जो आपके पास टोटल सम आ गया इसी को आप कहते हैं कैपिटल N। और ये आपके पास बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप रो वाइज कर लो, इसे ऐसे कर लो या इस तरह से कर लो, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये तो आपको अपना सम चेक करना है कि जो आपका रोज वाइज सम है या कॉलम वाइज सम है वो कैपिटल N को डिनोट करता है। ये तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी होती है। अब इसकी हेल्प से आप बनाते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखिए, यहाँ मैं लिखती हूँ E1, दिस इज E2, दिस इज E3 एंड E4। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले ए के कॉरस्पॉन्डिंग O1 के कॉरस्पॉन्डिंग E1 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। O1 के कॉरस्पॉन्डिंग E1 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। कैसे यूज करेंगे? ए किस रो में है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का टोटल a प्लस बी। ए किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में, तो कॉलम का टोटल a प्लस सी, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। डिवाइड किससे करें? डिवाइड करेंगे टोटल से। टोटल क्या निकाला था? कैपिटल N। तो टोटल है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो टोटल से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास आ गया E1 बनकर। इसके बाद E2। अब O2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? E2। O2 देखिए कौन से सेल में रखा है? सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। तो E2 निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे? ये B आपके पास सेकेंड फर्स्ट रो में है, तो रो का टोटल a प्लस बी, सेकेंड कॉलम में है, कॉलम का टोटल b प्लस डी।
कॉलम का टोटल ले लिया डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल N A प्लस B प्लस C प्लस D। अब हम आते हैं E3, O3 के कॉरेस्पॉन्डिंग E3 जा रहा है। अब ये देखिए C, इसका मीनिंग आप इस C पर हैं। अब C किस में है? सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का टोटल आ गया C प्लस D। और ये C किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका टोटल क्या है? A प्लस C, A प्लस C आ गया यहाँ पर डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल N A प्लस B प्लस C प्लस D। ये एक्सपेक्टेड E3 आ गया। अब O4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है E4। अब ये देखिए यहाँ क्या रखा है? ये रखा है D। D किस रो में है? सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का टोटल C प्लस D। अब D किस में है? सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम का टोटल ये आपके पास है B प्लस D और डिवाइड कर दो टोटल से, टोटल है A प्लस B प्लस C प्लस D। इसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम जिस तरह से निकाला, इसी को हम कहते हैं कंटिंजेंसी टेबल। ये आपके पास निकल आई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये निकालना इम्पॉर्टेंट है और इसी को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको ध्यान से निकालेगा। बाकी का सारा प्रोसीजर जो आपने फर्स्ट वीडियो या काई स्क्वायर का सेकेंड वीडियो देखा, बाकी का सारा प्रोसीजर एज इट इज है। तो देखिए इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने टेबल इंसर्ट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द कलर ऑफ आईज ऑफ फादर एंड सन। एक टेबल दे दी गई जिसमें फादर और सन के आईज का कलर दिया गया है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। टेस्ट इफ कलर ऑफ सन्स आई इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ फादर। क्या सन के आई का कलर फादर के आई के कलर से एसोसिएट है? मतलब आई कलर एक एट्रीब्यूट है, तो क्या ये दोनों एट्रीब्यूट एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं? ये आपको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे कि जो एट्रीब्यूट हैं वो एसोसिएटेड नहीं है। हम क्यों कहें कि एसोसिएटेड है? हम कह के चलते हैं जो एट्रीब्यूट है वो एसोसिएटेड नहीं है। तो आप इसमें नल हाइपोथेसिस कंसिडर करेंगे। द कलर ऑफ sun's eye is not associated with father फादर्स आई कलर। ये आपने कहा, मतलब जो एट्रीब्यूट आप लेके चलते हैं हमेशा नल हाइपोथेसिस में, वो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा कि जो अभी एट्रीब्यूट आप चेक कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट हो। इसीलिए हमने कहा कि जो सन के आई का कलर है और फादर के आई का कलर है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। हमेशा वो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ लिख भी देती हूँ, दैट इज दे आर इंडिपेंडेंट। एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट लेके चलना नल हाइपोथेसिस में हमेशा। अब आप इस टेबल की हेल्प से, ये आपको ऑब्जर्व्ड दी, इसकी हेल्प से एक्सपेक्टेड कंटीजेंसी टेबल फॉर्म करेंगे। देखिए जो आपको दिया गया वो मैंने टेबल एज इट इज लिख लिया। ये है आपका सन का आई कलर और ये है आपके फादर का आई कलर। यहाँ पर टोटल कर लिया मैंने। सबसे पहले रो का टोटल कर लिया 471 प्लस 51 522 और 148 प्लस 230, ये आपके पास रो टोटल आ गया। इसी तरह मैंने इस कॉलम का किया, तो 471 प्लस 148 619 एंड 51 प्लस 230, ये आपके पास आ जाता है आई थिंक ये टोटल में मिस्टेक है, तो इसे करेक्ट करते हैं। ये जो हमारे पास टोटल है ये आ रहा है, दिस इज 281, दिस इज 281, इसे करेक्ट कर लीजिए, दिस इज 281। नाउ चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो इंपॉर्टेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी आपको गिवन है टेबल में, यहाँ पर हम इसे मैं कुछ लेट करती हूँ। दिस इज O1 first observed frequency, this is O2 second observed frequency, this is O3 third and this is O4, जिससे कि आपको करने में इजी रहे।
अब हम चलते हैं, देखिए सबसे पहले हम आते हैं E1। यहाँ पर मैं निकालूंगी ऑब्जर्व 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E1, O2 के कॉरेस्पॉन्डिंग E2, दिस इज E3 एंड दिस इज E4। किस तरह से निकाल रहे हैं? दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए दिस इज 471, तो 471 किस रो में है? फर्स्ट रो में। इसका टोटल ले लिया 522। 471 किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम पर आते हैं। फर्स्ट कॉलम का टोटल है मेरे पास 619, डिवाइड आप करोगे टोटल, टोटल आपके पास है 900। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 359.02। अब मैं आती हूँ E2 पर। तो E2 के लिए देखिए आप क्या ले रहे हैं? E2 मतलब O2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास है, जैसे 51, ये आपके पास फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो का टोटल आ गया 522। और ये है आपके पास सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम का टोटल है 281, और इसे डिवाइड करोगे टोटल से, टोटल आपके पास है 900, और ये डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 162.98। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेने जा रहे हैं, ये मेरे पास है, दिस इज O3, और O3 है 148। तो 148 जो मेरे पास है वो सेकंड रो में है, तो सेकंड रो का टोटल ले लेते हैं 378 सेकंड रो में, और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम का टोटल आ गया मेरे पास 619, और टोटल से डिवाइड किया 900, सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 259.98। और E4 पर आते हैं। E4 मीनिंग E4 जो अब आपके पास है, ये आपके पास आता है 230, और 230 मेरे पास है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का जो आपके पास सम है वो 378, तो ये आ गया 378, और सेकेंड कॉलम की एंट्री है ये, तो इसका सम आ गया 281 डिवाइडेड बाय 900। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 118.02। अगर हम इसका रो वाइज टोटल ले लें, रो वाइज सम निकाल लें, तो ये मेरे पास 522 आ रहा है, दिस इज 378 आ रहा है, और इसका सम फिर से देखेंगे ये 900 ही बनेगा, और कॉलम वाइज अगर सम चेक कर लें आप, ये 619 बन रहा है या ये, और ये 281 बनता है। तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E1, E2, E3, E4 हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑब्जर्व्ड क्वेश्चन में दिया था, एक्सपेक्टेड हमने निकाल लिया। अब हम बनाते हैं काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं। तो काई स्क्वायर में देखिए मैंने एक कॉलम बना दिया ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड तो 471, 51, 148, 230 इस टेबल से मैंने एंट्री कर दी। एक्सपेक्टेड मैंने निकाल ली, O1 के कॉरेस्पॉन्डिंग था E1, ये वैल्यू आ गई 359.02, और O2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास आंसर आया है 162.98, और इसके 148 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 259.98, और 230 मतलब O4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है 118.02। ये मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं। तो काई स्क्वायर की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? ये आएगा 471 माइनस का 359.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, मीनिंग 359.02। सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ रही है 34.927। सिमिलरली यहाँ पे निकाल लें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 76.939, ये वैल्यू 48.232, एंड दिस वैल्यू 106.249। आपकी चॉइस है 2 डिजिट 3 डिजिट तक कैलकुलेशन, जहाँ तक आप करना चाहें। एक रफ डेटा तैयार हो जाता है, और इसका आपने सम कर लिया तो इसका समेशन आ गया, ये आ रहा है 266.347। अब आपके पास ये जो वैल्यू बनकर आई, इस वैल्यू पर हम काम करते हैं। तो ये जो आपके पास समेशन आया, ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटेड वैल्यू बन गई 266.347। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए टैबुलेटेड। फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। टैबुलेटेड वैल्यू के लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं।
आपने से प्रीवियस लेक्चर में भी दोनों वीडियो में देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि ये टैबुलर मैट्रिक्स फॉर्म है तो देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया है। क्वेश्चन में मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, तो ये 2/2 का टेबल दिया है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिख रहे हैं, रो -1 कॉलम -1। रो 2 है आपके पास, 2 - 1 कॉलम 2, 2 - 1, तो आंसर आ गया 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन में बन गया आपके पास 1। अब इसके बाद आपको चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लेते हैं हमेशा जो बाय डिफॉल्ट अल्फा की वैल्यू, दिस इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो काई स्क्वायर की वैल्यू आप 5% मीनिंग 0.05 पर देख लें और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो ये वैल्यू देखिए बाय टेबल से देख लेते हैं, टेबल पर जाते हैं हम। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ये रही डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम 1 और 5% की बात कर रहे हैं। तो 5% पर अगर हम आ जाएं तो 5% ये रहा, ये वैल्यू है 3.841। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 3.841, 3.841। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू है ये तो बहुत लार्ज आ रहा है। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 266.347, 266.347 ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू। अगर ये ग्रेटर है तो इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया। अब आपने क्या रिजेक्ट किया, क्योंकि आपको कंक्लूजन देना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या लिया था कि कलर ऑफ सन्स आई इज नॉट एसोसिएटेड विद फादर आई कलर। फादर और सन के आई कलर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो अब ये आप तो रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग रिलेशनशिप है। तो आप कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, कंक्लूजन आप लिख रहे हैं इसका मीनिंग कलर ऑफ सन्स आई एसोसिएटेड विद फादर्स आई कलर। ये आपके पास कंक्लूजन आ गया, मतलब आपने आई कलर एट्रीब्यूट को टेस्ट किया। और याद रखना शुरू में जो नल हाइपोथेसिस किसी भी एट्रीब्यूट से रिलेटेड लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो एसोसिएट नहीं है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और जो भी करा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो अभी आपने ये एग्जाम्पल किया है, ये एग्जाम्पल तो मैं बता देती हूँ, ये तो अभी आया है, ये तो 2021 में अभी क्वेश्चन आया भी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसका इम्पॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम्पल देखिए क्या है। नल हाइपोथेसिस लिखना आना चाहिए। टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ inoculation against cholera the following table was obtained: inoculated, not inoculated, attacked, not attacked। अगर इनोकुलेटेड है तो अटैक्ड पर्सन 30 हैं और नॉट अटैक्ड 160 हैं, तो टोटल पर्सन इस तरह से 190 हैं। नॉट इनोकुलेटेड में और अटैक्ड पर्सन 140 हैं, नॉट अटैक्ड 460 हैं, और ये आपके पास टोटल 600 दिया है। और टोटल जो यहाँ पर पॉपुलेशन दी है वो 790 का पॉपुलेशन दिया है। उसने कहा यूज काई स्क्वायर टेस्ट मेंशन किया है टू डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट दैट, हाईलाइट करती हूँ, टू डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट दैट इनोकुलेशन प्रिवेंट्स द अटैक, कि जो इनोकुलेशन है वो इस अटैक को प्रिवेंट करता है। इसको या तो आप डिफेंड करिए या इस स्टेटमेंट को आप रिफ्यूज करिए, ये आपको करना है। तो स्टार्टिंग में बताया कि नल हाइपोथेसिस आप लेके चलते हैं कि एट्रीब्यूट आर नॉट एसोसिएटेड मीनिंग दे आर इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ नल हाइपोथेसिस क्या लिख रहे हैं कि इनोकुलेशन डज नॉट प्रिवेंट द अटैक। अटैक और इनोकुलेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम डज नॉट प्रिवेंट अटैक, ये नल हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं। और इस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग काई स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले कंटीजेंसी टेबल आपको बनानी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये आपको 2/2 का डेटा दिया है, 2 रोज 2 कॉलम। तो ये 2/2 की टेबल गिवन है। 2/2 की जो टेबल गिवन है, देखिए मैंने उसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना दिया। तो ये एंट्रीज गिवन है 30, 160, 140, 460, ये एज इट इज एंट्री मैंने यहाँ पुट की। रो वाइज सम 190, 600, टोटल 790, ये ऑलरेडी गिवन है।
कॉलम वाइज अगर आप सम देख लें तो 170, 620 और 790, इसकी हेल्प से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। तो जब आप काम करते हैं तो जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ कि मैं पहले ही लिख लेती हूँ ये ऑब्जर्व्ड 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो जिससे आगे जब हम काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते। फर्स्ट E1 निकालते हैं, O2 के कॉरस्पॉन्डिंग E2, देन E3 एंड E4, E1। अब ये एंट्री 30 है ऑब्जर्व 1 में, तो ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो का टोटल 190, ये फर्स्ट कॉलम में है एंट्री, इसका टोटल आपके पास है 170, तो 170 की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल n, ये आपके पास 790। E2 निकालेंगे O2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये आपके पास 160, तो 160 किसके अंदर है, फर्स्ट रो मीनिंग 190, सेकेंड कॉलम में है एंट्री, तो इसका सम आ गया 620 और डिवाइडेड बाय टोटल 790। इसी तरीके से E3 पर आते हैं, E3 है आपके पास 140, तो 140 आपके पास आता है सेकेंड रो में, सेकेंड रो का टोटल है 600 और ये 140 आपके पास आता है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम का 170 डिवाइडेड बाय 790। इसी तरीके से E4 460 है, तो 460 सेकेंड रो का टोटल और सेकेंड कॉलम की एंट्री है, तो उसका सम है 620 डिवाइडेड बाय 790। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू दिस इज 40.886 आ जाएगा और E2 की वैल्यू ये आ रही है आपके पास 149.11। नेक्स्ट आपके पास ये 600 इंटू 170, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 129.11 और दिस वैल्यू इज 470.89। ये एक्सपेक्टेड कंटीजेंसी टेबल तैयार हो गई। अब इसकी हेल्प से आपको काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो फिर से मैंने वही टेबल फॉर्म बनाई। ऑब्जर्व्ड 30 जो आपको दिया था ये रहा, ऑब्जर्व्ड से फ्रीक्वेंसी लिख ली 30, 160, 140, 460, दिस इज O1, O2, O3, O4। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग O1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने E1 निकाला हुआ है, मतलब एक्सपेक्टेड, ये मेरे पास आ रहा है 40.886 एंड E2 है 149.11 एंड E3 है 129.11 एंड 470.89। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास जो ऑब्जर्व्ड है दिस इज 30 माइनस का 40.886 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मीनिंग 40.886। सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 2.898। इसी तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा 0.795 और O3 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो 0.918 और ये आपको मिलेगा 0.252। इन सब का सम निकाल लें साथ साथ में, तो इसका अगर आप सम निकाल लें समेशन, तो ये समेशन आपके पास टोटल आ जाएगा दिस इज 4.863 और ये आपके पास आ गया काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, दिस इज 4.863। ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब एक चाहिए टैबुलेटेड वैल्यू, तो टैबुलेटेड वैल्यू के लिए काम करते हैं पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से चेक करें, तो ये जो टेबल है, ये जो आपको टेबल ऑब्जर्व दी है, ये 2/2 की टेबल दी गई है। 2/2 की अगर टेबल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फिर से यूज किया R-1, रो -1, कॉलम -1, रो 2, 2 - 1, 1 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा हम 5% पर चेक कर रहे हैं, ये तो हमने अभी देखा ही था। तो काई स्क्वायर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, ये वैल्यू थी 3.841। तो हमारा जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटेड, ये तो ज़्यादा ही है इससे, तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू। इसका मीनिंग जो नल हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं ये रिजेक्ट होता है, रिजेक्टेड। अगर ये रिजेक्ट होता है, अब क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन के आंसर में उसने क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन का आंसर है डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट दैट इनोकुलेशन प्रिवेंट्स अटैक। अच्छा,
तो यहाँ पर आपने क्या लिया, नल हाइपोथेसिस आपने लिया कि इनोकुलेशन डज नॉट प्रिवेंट अटैक, फॉल्स हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो अगर ये रिजेक्ट हो गया तो इसका मीनिंग आप क्या कर रहे हैं, आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हैं। सो वी डिफेंड, किस स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड दैट इनोकुलेशन प्रिवेंट्स द अटैक, इनोकुलेशन प्रिवेंट्स अटैक। तो इस तरीके से देखिए काम करने का प्रोसीजर वही था। कंटीजेंसी टेबल अगर आपको बनाना आ गया और नल हाइपोथेसिस आपको लिखना आ जाता है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको काई स्क्वायर टेस्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है।